पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये रेड बटरफ्लाई और वांग के बीच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी, क्योंकि दोनों एक टीम में तो शामिल नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अच्छे वाले दुश्मन है। तो आखिर कैसे ही वो एक टीम में शामिल हो पाएंगे। उन दोनों की फाइट इतनी खतरनाक थी कि ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। लेकिन ऐसा होता इससे पहले वो डीमन वहां पर आकर उन दोनों का झगड़ा रुका देता है और उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर लाया हूँ, तो प्लीज यहाँ पर झगड़ा मत करो, बाद में झगड़ा करना हो तो कर लेना। इस वजह से वो दोनों वहां पर शांत हो चुके थे। उसी के साथ साथ हमने एक बंदे को भी देखा था, जिसकी जो बंदी थी वो ऐसा लग रहा था कि जिंदा है या मर गई है, इसके बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन उस बंदे को इमॉर्टल जेड चाहिए था, तो वो लाने के लिए चला जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने डीमन और रेड बटरफ्लाई को बताया था कि ये वही जगह है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, जहाँ पर वो इमॉर्टल जेड बना था। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है, तो हमें जरा संभाल कर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद जैसे ही वो सभी आगे बढ़ रहे थे, रेड बटरफ्लाई डीमन से पूछती है कि आखिर तुम्हारे जो एंसेस्टर वगैरह थे उन्हें वो कॉफिन वाली जगह कैसे मालूम चली। जिस पर डीमन कहता है कि ये बहुत ही सीक्रेट बात है, तो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। यह हमारा जो ट्रोल क्लान है ना, उन तक ही सीमित है ये बात कि कैसे हमारे एंसेस्टर ने उस कॉफिन वाली जगह को ढूंढा था, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसलिए रेड बटरफ्लाई भी उसको ज्यादा फोर्स नहीं करती और वो सभी वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ की चोटी पर आकर पहुंच जाते हैं। वहाँ आने के बाद रेड बटरफ्लाई कहती कि मैं तुम लोगों को यहाँ तक के लेके आई, मेरी काफी ज्यादा पावर खत्म हो गई, तो मैं अपना थोड़ा सा खुद को रिकवर करने जा रही हूँ, आगे से कोई काम मुझे मत देना, बाकी जो बंदे हैं वो भी आगे का काम संभाल सकते हैं। वो डीमन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आगे का जो भी मैटर होगा वो मैं और वांग मिलकर संभाल लेंगे, तुम यहाँ पर खुद को आराम से रिकवर करो, क्योंकि तुम्हारी आगे चलकर भी जरूरत पड़ने वाली है। वांग यहाँ पर कहता है कि इस रेड बटरफ्लाई के पास तो ना आराम से कोई पील होगी जिसे खाकर वो अपनी पावर को रिकवर कर सकती है, लेकिन ये मुझे उकसा रही है आगे की मैटर को संभालने के लिए, ताकि आगे खतरे में मैं जाकर फंस जाऊं। बस एक बार मैं अपना एक और ब्रेक थ्रू करके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के मिड स्टेज पे पहुंच जाऊं ना, तो आराम से मैं इस रेड बटरफ्लाई की जान ले सकता हूँ। बहुत ही दिमाग खराब करके रखा है इसने मेरा। इसके बाद वो जो डीमन होता है वो वहाँ पर एक कंपस को बाहर निकालता है, जो कि स्टार कंपस होता है। ये ट्रोल क्लान जो है उनका सबसे खास ट्रेजर है। वांग कहता है मैंने एंशिएंट गॉड की मेमोरी में देखा था कि आखिर कैसे इस कंपस को बनाया जाता है, लेकिन जिस चीज से इसे बनाया जाता है वो सारे मटेरियल तो खो चुके हैं, तो फिर यहाँ पर इस डीमन के पास ये कंपस कैसे आया। डीमन बताता है कि नहीं यार, ये ओरिजिनल नहीं है, जितनी मेरी कल्टीवेशन पावर है ना, इसका इस्तेमाल करते हुए तो मैं ओरिजिनल स्टार कंपस को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ये उसका एक रेप्लिका है, मतलब कि उसका एक डुप्लीकेट है, लेकिन काम ये उसी तरह से करता है। वो डीमन वहाँ पर रेड बटरफ्लाई से कहता है कि देखो वो जगह दिख रही है ना, वहाँ जाकर तुम खुद को रिकवर करो, वहाँ पर तुम्हें अच्छी स्पिरिचुअल पावर भी मिलेगी, आराम से तुम कल्टीवेशन करो, मैं यहाँ पर तुम्हें गारंटी दिलाता हूँ कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी, तुम बेफिक्र रह सकती हो। इसलिए रेड बटरफ्लाई उस तरफ चली जाती है। इसके बाद वो डीमन वांग के पास आकर कहता है कि मैंने वेस्ट वाली पोजीशन रेड बटरफ्लाई को दी है, तो ईस्ट वाली पे तुम चले जाओ, वहाँ पर जाकर तुम भी अपनी चाहो तो कल्टीवेशन या फिर खुद को रिकवर कर सकते हो। जहाँ पर अभी हम मौजूद है ना, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रेजर भी हो सकते हैं, जो कि तुम्हारे पास जो सोल रिफाइनिंग टेक्निक है उसकी मदद से हम ढूंढ पाएंगे। तो जो भी ट्रेजर मिलते हैं ना, उसको भी ढूंढने की कोशिश कर लेना। और हाँ, यहाँ पर जरा सावधान रहना, कहीं से भी कोई सा भी खतरा आकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर सकता है। जिस पर वांग कहता है कि ठीक है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वांग भी अपनी जगह पर जाने के लिए निकल चुका था। वांग यहाँ पर डीमन से कह रहा था कि देखो मैंने सुना है ना कि ये जो कंपस है इसको चलाने के लिए 5 लोग लगते हैं, लेकिन हमारे पास तो 3 ही है, तो 3 लोग भी क्या इस कंपस को अच्छे से चला पाएंगे। वो डीमन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, 5 लोग लगते हैं, लेकिन अब 2 लोग को एक्स्ट्रा कहाँ से लाएं, हमें 3 में ही काम चलाना होगा। मैं यहाँ पर अपना पूरा ध्यान लगाऊंगा कंपस पे फोकस करने के लिए, ताकि इसको कुछ भी ना हो, और जो भी खतरे आएंगे तुम्हें उन खतरों का मुकाबला करना है, क्योंकि अगर ये कंपस डिस्ट्रॉय हुआ तो ये हम तीनों की जान लेकर जाएगा। इसके बाद वो जो डीमन था वो वहाँ से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कंपस को चलाना शुरू कर देता है, और वो वहाँ से सभी तीनों मिलकर आगे बढ़ चुके थे और अब वो दूसरे इलाके में पहुंच गए होते हैं, जिसका नाम था लैंड ऑफ वॉइड। जैसे वो लोग यहाँ पर आए थे, वांग कहता है कि मुझे ना आगे से करीब 1 माइल दूर पे कुछ ऐसी चीज लग रही है जो कि स्टेबल नहीं है, तो जरा ध्यान से चलना, वहाँ पर कोई ना कोई खतरा हो सकता है। वांग ने अपने आगे कुछ वॉन्डरिंग सोल को भेजा था, वही यहाँ पर वांग को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। लेकिन जैसे ही वॉन्डरिंग सोल आगे बढ़ी होती है कि तभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेड ऑरा फैलने लग जाता है। वांग कहता है डीमन से कि फटाक से कंपेस की डायरेक्शन को मोड़ लो, हम आगे की तरफ नहीं जा सकते वरना हम मर जाएंगे। इस वजह से वो लोग अपना कंपास की डायरेक्शन मोड़ लेते हैं। वो लोग बस अब इधर उधर भागने लग गए थे, उन्हें समझ तो नहीं आता कि यहाँ पर क्या आ रहा है, लेकिन वांग ने बताया था कि खतरा तो आ रहा है। इसी वजह से वो तीनों डर चुके थे, लेकिन वो जितना भागने की कोशिश करते उतना ही ज्यादा वो ऑरा के अंदर घिरते जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पर असल में हो तो हो क्या रहा है। कई सारे अटैक उनके कंपास पे लग रहे थे, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि कंपास टूट तक जाएगा, पर तब भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर वो जो डीमन होता है कंपास को कंट्रोल करते हुए उस रेड ऑरा से उसको बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से उन तीनों की जान बच चुकी थी। डीमन वांग से कहता है कि वांग तुमने तो यहाँ पर बचा ही लिया, वरना अगर हमें खतरे का एहसास नहीं होता ना तो आज हम
हम तीनों मर गए होते। न जाने आखिर वो किस तरह का मॉन्स्टर था जो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आया था रेड ऑरा फेंकते हुए। जो भी था बड़ा खतरनाक था, जिस पर वांग कहता है कि वो जो मॉन्स्टर था ना उसको कहते हैं अनाहिलेशन क्रिएचर, जो आसपास की जो पावर होती है जिस वर्ल्ड के अंदर वो मॉन्स्टर रहता है वो वहां की पावर को ही खाकर जिंदा रहता है। वो मॉन्स्टर अभी का नहीं है, वो एंशिएंट टाइम से यहाँ पर रहता है। बहुत पहले के टाइम पे जो एंशिएंट कल्टीवेटर थे उन लोगों का भी मुकाबला कभी अनाहिलेशन क्रिएचर से हो जाता था तो वो लोग को भी बहुत परेशानी आती थी उसका मुकाबला करने में, क्योंकि जल्दी वो क्रिएचर मरता ही नहीं है। वो डीमन वांग से कहता है कि अरे वाह, आपके पास तो बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने आपको यहाँ पर टीम में शामिल किया, लेकिन रेड बटरफ्लाई की तो जल रही थी। वो कहती है हम कैसे मान ले भाई साहब कि वो जो वांग ने कहा सच में वहाँ पर अनाहिलेशन ही क्रिएचर था, कोई और भी तो हो सकता है। ये कुछ भी भोंकता है वांग अपने मुंह से और हम क्या उसकी बात को मान लेंगे। वांग कहता है तुम लोगों को मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन वो जो रेड ऑरा फेंकता है ना उसके सामने हम तीनों भी आ जाना तो तीनों नहीं टिक पाएंगे, इतना खतरनाक होता है वो। तभी उसको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। तो वो डीमन से कहता है कि फट से ये कंपास की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ कर लो, हम इधर उधर भागेंगे ना तो वो मॉन्स्टर हमारी डायरेक्शन भूल जाएगा और वो फिर हमें नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन डीमन कह रहा था कि अपने मन के अंदर अभी तो वांग बोल रहा था हमें दूसरी तरफ जाना है, अब ये बोलता है नॉर्थ की तरफ जाना है। क्या इसको सच में पता है ना कि वो क्रिएचर को अनाहिलेशन ही क्रिएचर कहते हैं, या फिर रेड बटरफ्लाई सही कह रही थी। वांग कहता तुम दोनों भाड़ में जाओ, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, तुम दोनों को मारना है ना तो यहीं पे रहो। इतना कहने के बाद वांग तो फट से भाग चुका था, उसको पता था कि मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है जो बहुत खतरनाक अटैक करेगा। रेड बटरफ्लाई कहती कि अच्छा वो भाग गया, मुझे तो वैसे भी उसकी बात पे यकीन नहीं था, वो हमें खाली बहकाने की कोशिश कर रहा था, आने तो मॉन्स्टर को हम दोनों मिलकर उसको मार देंगे। लेकिन तब जो डीमन पीछे देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि हजारों की तादाद में वहां पर वो जो ऑरा था उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। डीमन कहता है कि लग गए, काश मैंने यहाँ पर वहां की बात सुन ली होती है, मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ। वो फुल रफ्तार के साथ कंपास को भगाना शुरू कर देता है। रेड बटरफ्लाई की भी फट चुकी थी, वो कहती है कि जल्दी भगाना यार, क्या कर रहा है, इतना स्लो स्लो कंपास चलाएगा तो मर जाएंगे हम। इनसे वांग ने पहले ही कहा था, लेकिन उस टाइम तो इन लोगों को नाटक आया, अब भुगत रहे वो लोग इस चीज का अंजाम। उनका कंपास से अब यहाँ पर ऑरा की वजह से टूटने ही वाला था। तब जो रेड बटरफ्लाई होती है अपने फ्लावर के अंदर से वो दो पंखुड़ी निकालती है और मॉन्स्टर की तरफ ही अटैक कर देती है ताकि ये मॉन्स्टर वहां पर मर जाए। धमाका बहुत खतरनाक था और फ्लावर इस्तेमाल करने की वजह से रेड बटरफ्लाई की पावर भी काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते उस मॉन्स्टर ने यहाँ पर उनके ऊपर हमला कर दिया था। काफी हद तक के लग रहा था कि कंपास टूट चुका है और वो उन दोनों को खाने के लिए अपना मुंह भी खोल लेता है। रेड बटरफ्लाई अपना और ज्यादा फ्लावर का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रही थी। काफी हद तक के तो उसका फ्लावर भी खत्म हो चुका था, लेकिन मॉन्स्टर जो था वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ही खतरनाक वो मॉन्स्टर होता है। काफी ज्यादा तकलीफ उठाने और काफी हद तक के फ्लावर को खोने के बाद आखिरकार वो मॉन्स्टर से बचकर आगे आ चुके थे, लेकिन अब उन दोनों की काफी ज्यादा स्पिरिचुअल जो पावर थी वो भी कम हो चुकी थी। वो लोग आगे बढ़ने के बाद जब सामने देखते तो वांग वहां पर आराम से खड़ा था, वो इनकी आने का इंतजार कर रहा था। डीमन वांग से कहता है कि भाई तू आ जा, यहाँ पर गलती हो गई मुझसे जो मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मैं तहे दिल से तुझसे माफी मांगता हूँ, बस आगे हमें ऐसे ही गार्ड करते रहना। वांग कहता है कि अब यहाँ पर ना आगे हमें उतने ज्यादा खतरे नहीं मिलेंगे तो छोटे मोटे होंगे, इतना खतरनाक नहीं होगा, तो बस रास्ता कोई अच्छा सा ढूंढो और बस यहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं। वो डीमन अपने मन में सोच रहा था कि मेरा ये स्टार कंपास तो काफी हद तक के टूट गया, ज्यादा टाइम तक हम इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, मुझे आगे के सबसे ज्यादा सफर में ना वांग के भरोसे ही रहना पड़ेगा, उसकी मदद के बगैर मैं तो यहाँ पर मर जाऊंगा, कॉफिन वाली जगह पर जाना तो दूर की बात है। तो जैसा वो कहता है मुझे वही करना पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए करीब 10 दिन हो चुके थे। 10 दिन तक वो आगे ही बढ़ते जा रहे होते हैं। डीमन वांग से कहता है कि वांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने कहा था कि आगे कोई खतरा नहीं होगा, तो 10 दिन तक हमें कोई खतरा नहीं मिला और हमने काफी आसानी से यहाँ तक का सफर पूरा भी किया। रेड बटरफ्लाई को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसकी चल कर लाल हो गई होती है कि यहाँ पर तो ये डीमन बैठे बैठे खाली वांग की तारीफ करते जा रहा है। वांग की हर तारीफ सुनकर उसके दिमाग में करंट लग रहा था। वांग जैसे ही आगे बढ़ा होता है उसने जो अपने वॉन्डरिंग सोल को भेजा था, वो वॉन्डरिंग सोल भटकता हुआ एक खास ट्रेजर को देख लेती है जो कि पर्पल क्रिस्टल था। वो बहुत ही ज्यादा कमाल का एक ट्रेजर होता है। वांग डीमन से कहता है कि डीमन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मेरा इंतजार करना, मैं एक जरूरी चीज को लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद वांग वहाँ से उसी क्रिस्टल को लाने के लिए निकल चुका था। वांग कह रहा होता है कि अगर हमें ओरिजिनल वाला स्टार कंपास बनाना है ना तो उसमें ये जो क्रिस्टल है वो एक खास मटेरियल की तरह काम आता है। ये मटेरियल जल्दी कहीं मिलता नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ देना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। तो वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है और उसे लेने के बाद वो वहां से रिटर्न डीमन के पास जाने के लिए निकल चुका था। जब वांग डीमन के पास आता है तो डीमन उसको बताता है कि ये कंपास ना अब ठीक से काम नहीं कर रहा, ये हमें इधर उधर लेके जा रहा है क्योंकि कई पार्ट इसके डैमेज हो चुके हैं। वांग यहाँ पर कह रहा था कि मैंने ना अपने एंशिएंट गॉड की मेमोरी में देखा था कि कोई ना कोई तरीका होता है इस स्टार कंपास को ठीक करने का, अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो ये हमें ना ही सही जगह पर लेकर जाएगा ना ही रिटर्न लेकर जा पाएगा, ये हमें बस इधर उधर ही भटकाता रहेगा। वांग कहता है कि अभी तो हमारे पास मटेरियल नहीं इसको ठीक करने के लिए, इसलिए हमें अपनी खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए अब यहाँ से आगे का सफर
सफर तय करना पड़ेगा। डीमन भी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, करीब 3 दिन लगेंगे। अगर हम फुल स्पीड में चलते हैं ना तो कॉफिन वाली जगह पर पहुंच जाएंगे। इसलिए वो तीनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां से आगे बढ़ना लग जाते हैं। वांग जैसे आगे बढ़ा था वो कहता है कि मुझे एनी टाइम ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो कब से हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अभी वांग इस बात को इग्नोर मार देता है और 3 दिन तक सफर करने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके हिसाब से वो कॉफिन होना चाहिए। लेकिन वांग कहता है कि जहाँ पर हम आए हैं मुझे तो नहीं लगता कि ये वही जगह होगी। हो सकता है कि ये जगह ना अलग अलग लेयर में बनी हो, पहला लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर हो सकता है। लेकिन किस लेयर पे वो कॉफिन होगा वो तो हमें नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि हम किस लेयर में होंगे। रेड बटरफ्लाई कह रही थी कि मेरे ख्याल से लगता है कि हम यहाँ पर सेकंड लेयर पे होने वाले हैं, क्योंकि इमॉर्टल रेल्म के अंदर काफी सारी जगह जो है उनको जो लेयर में बनाया जाता है तो उनका 1 से 2 ही लेयर होता है। तो मेरे ख्याल से हम सेकंड लेयर पे ही होने वाले हैं। वांग कहता है 1 नंबर की बेवकूफ, इसको कोई जानकारी नहीं है, जो मन में आया वो भोग देती है। वो डीमन कहता है वांग से कि वांग मुझे भी लगता है ना कि ये सेकंड लेयर ही होगा। अगर हम यहाँ पे जो दिख रही खाई के नीचे जाएंगे ना तो हो सकता है कि वहाँ पर थर्ड लेयर हो, और थर्ड लेयर ही ऐसी जगह होगी जहाँ पर वो कॉफिन और वो इमॉर्टल स्वॉर्ड रखी होगी। तो फिर ठीक है, हम नीचे चलते हैं ताकि हम थर्ड लेयर पर जाकर पहुंच सके। इंतजार किस बात का। इसके बाद वो तीनों वहां से खाई के नीचे आकर कूद जाते ताकि वो तीनों यहाँ से अब थर्ड लेयर पर जा सके। ये लोग तो यहाँ पर पहुंच चुके थे, तभी वहां पर वो बंदा भी आ जाता है जो कि टिंगर का साथी था, और यही बंदा जो तो काफी टाइम से वांग और उनके साथ पीछे पीछे आ रहा था। वो बंदा वहां पर कह रहा होता है कि टिंगर तुम टेंशन मत लेना, मैं यहाँ पर थर्ड लेयर में पहुंच चुका हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे कोई ना कोई तो इमॉर्टल जेड मिल जाएगा, वो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। उसके बाद तुम वैसे ही हमेशा खूबसूरत रहोगी। मतलब कि ये भी अब यहाँ पर इमॉर्टल जेड को ही हासिल करने के लिए आया हुआ है। इधर वांग और बाकी जब नीचे जा रहे होते उन्हें नीचे कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती, बस खाली रास्ता था जिस पर वो चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत कोशिशों के बाद जब वो एकदम नीचे पहुंचते हैं तो वो सच में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो कॉफिन और वो स्वॉर्ड होनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या, ये जगह तो वही थी, लेकिन यहाँ पर ना ही कॉफिन था, ना ही स्वॉर्ड थी और ना ही कुछ था। पूरी जगह एकदम खाली थी। जगह तो सही पे आए थे वो तीनों, लेकिन वहाँ पर था कुछ भी नहीं। तीनों को सदमा लग जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पर की सारी चीजें गायब कैसे हो गई। एसिस्टेंट ने तो मेरे चेक किया था कि यहाँ पर ही सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी मौजूद नहीं है। वो कॉफिन, वो स्वॉर्ड, वो सब कहाँ चला गया। रेड बटरफ्लाई डीमन से कहती कि यही जगह के बारे में तूने मुझे बताया था और यहीं पे मुझे लाना चाहता था। देख यहाँ पर कुछ नहीं मिला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली, तेरी वजह से मैंने कितनी सारी अपनी पावर को बर्बाद किया। ये लोग यहाँ पर आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन वांग तो वहां से आगे बढ़ जाता है। वांग यहाँ पर आने के बाद अपनी पावर की मदद से ये पता लगाता है कि यहाँ पर वो कॉफिन था भी नहीं। उसे पता चलता है कि कॉफिन तो यहाँ पर था। डीमन झूठ नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसकी मदद से सब कुछ गायब हो गया। ना कॉफिन है, ना स्वॉर्ड है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। जगह तो हम सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं। वांग रेड बटरफ्लाई से कहता है कि देखो, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, तीनों को मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा, तभी हमें कुछ मिलेगा, वरना हमारी मेहनत तो गई। वो डीमन यहाँ पर वांग और रेड बटरफ्लाई से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तुम्हें यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उम्मीद है कि मेरी इस गलती के लिए आप दोनों मुझे यहाँ पर माफ कर देंगे। रेड बटरफ्लाई कहती है कि माफ कर दूं, ऐसे ही माफ कर दूं, मेरी जो पावर खत्म हुई वो कौन ला कर देगा। जब तुझे गारंटी थी ही नहीं कि यहाँ पर कुछ होगा या नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आया। मुझे इसका हिसाब चाहिए, वो मेरी सूद समेत लूंगी तेरे से। तू तो गया बेटे, तुझे नहीं छोड़ने वाली मैं। डीमन उससे कह रहा था कि बस यहाँ से हम लोग एक बार मेरे सेट में चले जाए, मैं वहाँ पर तुम्हें अच्छे से सब कुछ बता दूंगा और तुमसे अच्छे से माफी भी मांग लूंगा। जो भी मेरे सेट की खास चीज होगी ना, वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम्हारी जो पावर खर्चा हुई है उसकी भरपाई कर सकूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। वांग वहाँ पर आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा था, और कल्टीवेशन करने के बाद वो वहाँ पर डीमन से कहता है कि डीमन, तूने कहा था ना कि यहाँ पर थर्ड लेयर होना चाहिए, तो जहाँ हम खड़े हैं ना वो थर्ड लेयर नहीं है। जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके नीचे मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड लेयर है, और वहाँ पर हो सकता है वो कॉफिन। ये सुनकर डीमन भी हैरान रह जाता है और भाग के वांग के पास आता है ताकि देख सके कि वांग यहाँ पर सच कह भी रहा था कि नहीं। अगर नीचे थर्ड लेयर हुआ तो वो कॉफिन भी मिल जाएगा और रेड बटरफ्लाई की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही तीनों यहाँ पर जमा हुए थे कि तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो इमॉर्टल जेड लेने के लिए आया हुआ था। वो तीनों के ऊपर एक ही बार में अटैक कर देता है, जिस वजह से तीनों उड़कर दूर फेंका चुके थे। उस बंदे का नाम था ज़ाग युई, जो कि 5 एलिमेंट सेक्ट का एक मेंबर है। उसे देखकर वो तीनों हैरान रह चुके थे कि ये तो ज़ाग युई है, ये यहाँ पर क्या करने के लिए आ गया। बड़ा ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, लेकिन वो यहाँ पर किस लिए आया था, और कहीं उसी ने तो यहाँ पर कॉफिन वगैरह को चुरा तो नहीं लिया। इस चीज के बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।